डाई हार्ड 6 के बारे में आज हम इस अपकमिंग पार्ट के बारे में पूरी जानकारी बताएगी। इस फ्रेंचाइजी में हमें 5 मूवी देखने को मिल चुकी हैं और छठे का हमें इंतज़ार था। तो छठे पार्ट के बारे में जो भी अपडेट है, जो भी इसकी डिटेल है, पूरी जानकारी मैं बताऊंगा इस फ्रेंचाइजी के बारे में। और पिछले पार्ट को आप कहां पर इसे देख पाओगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो मैं आगे आपको और डिटेल बताता हूँ। एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की 5वीं किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन मूर ने किया था और इसे स्किप वुड्स ने लिखा था और इसमें ब्रूस विलिस ने जॉन मैकक्लेन की भूमिका इस फ्रेंचाइजी की उनकी अंतिम फिल्म थी। मुख्य कथानक में मैकक्लेन अपने अलग हुए बेटे जैक, जो एक अंडरकवर CIA एजेंट है, को जेल से बाहर निकालने के लिए रूस की यात्रा करता है। वह जल्द ही एक वैश्विक आतंकवादी साजिश की गोलीबारी में फंस जाता है। विलिस के अलावा फिल्म में जय कटनी, सेबेस्टियन कोच, कोल हॉसर और यूलिया स्निगिर भी है। 5वीं डाई हार्ड फिल्म की चर्चा चौथी किस्त लाइव फ्री और डाई हार्ड की रिलीज से पहले ही शुरू हो गई थी। विलिस ने पुष्टि की थी कि बाद वाली फिल्म श्रृंखला की आखिरी फिल्म नहीं होगी, लेकिन सितंबर 2011 तक प्री प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, जब जॉन मूर को आधिकारिक तौर पर निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। फिल्मांकन अप्रैल 2012 में शुरू हुआ, मुख्य रूप से बुडापेस्ट, हंगरी में। ए गुड डे टू डाई हार्ड का प्रीमियर 31 जनवरी 2013 को लंदन में हुआ, जो फॉक्स लॉट में डाई हार्ड भित्ति चित्र के अनावरण के साथ हुआ। 2 और 13 फरवरी 2013 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया गया। 3 फिल्म के पूर्ववर्तियों के विपरीत इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। यह TSG एंटरटेनमेंट द्वारा वित्तपोषित पहली फिल्म है, जो वितरक 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा 2012 के अंत में अपने वितरण अनुबंध के पूरा होने पर ड्यून एंटरटेनमेंट से अलग होने के बाद बनी है। कथानक: मॉस्को में विक्टर चैगरिन, एक उच्च पदस्थ, भ्रष्ट रूसी अधिकारी, भूतपूर्व अरबती और सरकारी मुखबिर यूरी कोमारोव को एक धांधली वाले मुकदमे में फंसाने की योजना बना रहा है, जब तक कि वह एक गुप्त फाइल नहीं सौंप देता जिसमें चैगरिन को दोषी ठहराने वाले सबूत होने का अनुमान है। दूसरी ओर जैक मैकक्लेन, जिसे हत्या के प्रयास के बाद गिरफ्तार किया गया था, कोमारोव के खिलाफ गवाही देने की पेशकश करके कम सजा के लिए बातचीत करता है। जैक के पिता, NYPD पुलिस जासूस जॉन मैकक्लेन, जो कई सालों से अपने बेटे के संपर्क में नहीं है, को पता चलता है कि वह मुसीबत में है और रूस के लिए उड़ान भरता है। जैसे ही जॉन कोर्ट हाउस के पास पहुंचता है, जहां कोमारोव पर मुकदमा चल रहा है, चैगरिन के गुर्गे एलिक द्वारा आयोजित एक विस्फोट कोर्ट हाउस में होता है और जैक कोमारोव के साथ भाग जाता है। जॉन जैक का सामना करता है, लेकिन उनका विवाद जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एलिक और उसके आदमी मास्को में मैप में उनका पीछा करते हैं। एक सुरक्षित घर में छिपकर जॉन को पता चलता है कि जैक एक CIA ऑपरेटिव है और पिछले 3 सालों से एक अंडरकवर ऑपरेशन पर है। जैक का साथी माइक कोलिंस कोमारोव से फाइल का स्थान मांगता है ताकि CIA चैगरिन को पकड़ सके। वह इस शर्त पर सहमत होता है कि उसे और उसकी बेटी को रूस से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। समूह चैगरिन के आदमियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। कोलिंस को गोली मार दी जाती है, जबकि मैकक्लेन और कोमारोव भाग जाते हैं। फाइल वाले सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी लेने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहां वे कोमारोव की बेटी इरिना से मिलते हैं, जैसा कि योजना बनाई गई थी। एलिक और उसके आदमी घुसते हैं और जॉन और जैक को बांध देते हैं। कोमारोव को बंधक बना लेते हैं। इरिना उनके बारे में मुखबिरी करने की बात कबूल करती है। जैक अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह और जॉन मौजूद अधिकांश गार्डों को मार देते हैं। एलिक और इरिना कोमारोव के साथ अभी भी उनके बंधक है। 1 मिल Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर में वापस आते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बच निकलते हैं। उस रात जैक और जॉन हथियारों से भरी एक कार चुराते हैं और यूक्रेन के प्रिपियात की ओर जाते हैं, जहां फाइल वाला तिजोरी है, लेकिन पाते हैं कि कोमारोव,
इरीना और एलिक पहले से ही वहां मौजूद है। जॉन को घटनास्थल पर संदेहास्पद महसूस होता है क्योंकि वहां कई लोग वाहनों में कंटेनर लोड कर रहे हैं, जबकि उन्हें केवल एक गुप्त फाइल मिलनी चाहिए। कथित फाइल वाला तिजोरी एक चेरनोबिल्यू की तिजोरी का एक गुप्त मार्ग है जिसमें यूरो 1 बिलियन मूल्य का हथियार ग्रेड यूरेनियम है। यह पता चलता है कि कोई गुप्त फाइल नहीं है और कोमोरोव और इरीना ने काले बाजार में बड़ा पैसा बनाने के लिए यूरेनियम भंडार चुराने की योजना बनाई है। कोमारोव एलिक को मार देता है। जैसे ही जॉन और जैक तिजोरी में प्रवेश करते हैं, कोमारोव दिखावा करता है कि वह खुश है कि वे उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैक को तिजोरी में यूरेनियम का पता चलता है और वह पूरी योजना का पता लगा लेता है। जब वह और जॉन कोमारोव को पकड़ने की तैयारी करते हैं, तो इरीना और कुछ गुर्गे उसके पिता की सहायता के लिए आते हैं। जब वे जाने की तैयारी करते हैं, जैक कोमारोव का पीछा करता है, जबकि जॉन इरीना के पीछे जाता है, जो मिल MI-26 हेलीकॉप्टर में भाग रही होती है। वह पीछे के डिब्बे में छिप जाता है। इरीना जैक पर हेलीकॉप्टर की बंदूकें चलाकर अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन हेलीकॉप्टर को असंतुलित करने में सक्षम होता है क्योंकि वह एक ट्रक को कार्गो सेक्शन से बाहर निकालता है, जबकि वह एक चेन द्वारा हेलीकॉप्टर से सुरक्षित होता है। कोमारोव जैक को यह कहकर ताना मारता है कि वह अपने पिता को मरते हुए देखेगा, जिससे जैक उसे छत से नीचे फेंक देता है और हेलीकॉप्टर के घूमते हुए ब्लेड में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन को ट्रक से नीचे फेंक दिया जाता है और वह इमारत में गिर जाता है। रद्द किया गया सीक्वल। जब श्रृंखला की 5वीं फिल्म के लिए औपचारिक रूप से उत्पादन की घोषणा की गई, तो ब्रूस विलिस ने छठी और अंतिम फिल्म में जॉन मैकक्लेन चरित्र को सेवानिवृत्त करने की इच्छा व्यक्त की। 55 सितंबर 2017 तक निर्देशक लेन वाइसमैन ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि वह जॉन मैकक्लेन नामक अपनी स्वयं की मूल कहानी के लिए जॉन मैकक्लेन के एक युवा संस्करण के लिए कास्टिंग कर रहे थे, जिसके कथानक के बारे में अफवाह थी कि यह डाई हार्ड ईयर 1 कॉमिक बुक मिनी सीरीज से काफी हद तक उधार लिया गया है। 6 महीने बाद स्टूडियो ने ब्रूस विलिस द्वारा पिछले संस्करण और इसके अभिनेता का समर्थन करने से इनकार करने के बाद पटकथा को फिर से लिखने के लिए जोरी चाड हेस और केरी W हेस को शामिल किया। 58 जुलाई 2018 में निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने मैकक्लेन नामक एक अद्यतन उपचार प्रस्तुत किया, जिसमें आगे पुष्टि की गई कि स्टोरी लाइन में 1970 के दशक में मैकक्लेन और होली के चरित्रों के तत्व शामिल है, जो उनके वर्तमान समकक्षों के साथ मिश्रित है। 59 अगले महीने वाइसमैन ने कहा कि नई फिल्म पर प्री प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए, काफी जल्द, कोई तारीख नहीं, एक बार स्क्रिप्ट पूरी हो जाने के बाद। 61 टोबी मागुइरे 2018 की गर्मियों के अंत में प्रोडक्शन टीम में शामिल हुए। 62 दिसंबर 2018 तक डी बोनावेंटुरा ने एक और मसौदा सौंप दिया, इस बार विलिस के इनपुट के बिना। 64 फरवरी 2019 में प्रोडक्शन टीम ने लेखन में एक संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि परियोजना, हालांकि माना जाता है कि आगे बढ़ रही है, स्टूडियो के बैकबर्नर पर है, जैसा कि अधिकारियों द्वारा अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़े जाने से पता चलता है। 65 अभिनेत्री मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड ने कहा कि वह भविष्य की किस्त में लूसी जेनरो मैकक्लेन के रूप में लौटने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन बाद में संदेह व्यक्त किया कि शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण फिल्म कभी बनेगी या नहीं। 66 68 डिज्नी के अधिग्रहण और वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव के बाद, जिसमें इसके नाट्य वितरण कार्यकारी क्रिस एरोनसन को बर्खास्त कर दिया गया था, डाई हार्ड को कम से कम 2021 स्लेट के माध्यम से फॉक्स छाप से हटा दिया गया था। 69 70 71 बाद में डिज्नी द्वारा आगे विचार करने के बाद अगस्त 2019 में उत्पादन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। 72 73 विलिस ने 2020 में डाई हार्ड कार बैटरी के विज्ञापन के लिए अंतिम बार मैकक्लेन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई।
74 विलिस ने बाद में 2022 में वाचाघात के निदान के कारण अभिनय से संन्यास ले लिया, जिससे मैकक्लेन के रूप में भविष्य में किसी भी वापसी की संभावना से इनकार कर दिया। 75 टेलीविजन का पुनः प्रारंभ संभव। कंपनीव्यापी पुनर्गठन के बदले में डिज्नी को हुलू पर स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में संपत्ति को रीबूट करने के लिए कहा जाता है। 76 77 78 79 संदर्भ यूनाइटेड किंगडम में नाटकीय रिलीज के लिए एक विशेष रूप से सेंसर किया गया संस्करण तैयार किया गया था, जिसे वितरकों के अनुरोध पर 12 अप्राप्त करने के लिए भाषा और हिंसा के लिए काटा गया था। 23 फिल्म का ऑडियो डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में मिलाया गया था। 24 फरवरी 2013 में निर्देशक मूर ने एक निर्देशक के कट पर काम करना शुरू किया, जिसे बाद में ब्लूरे पर रिलीज किया गया। 25 ब्रूस विलिस जॉन मैकक्लेन के रूप में लौटे और उन्होंने चरित्र को सेवानिवृत्त करने से पहले ए गुड डे टू डाई हार्ड के बाद श्रृंखला में एक अतिरिक्त किस्त शूट करने की इच्छा व्यक्त की थी। 26 हालांकि मार्च 2022 में विलिस ने अभिनय से संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्हें वाचाघात का निदान किया गया था, जिससे यह श्रृंखला की आखिरी फिल्म बन गई। लगभग एक साल बाद उन्हें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेशिया का पता चला। 27 संगीत मुख्य लेख ए गुड डे टू डाई हार्ड साउंड ट्रैक मार्को बेल्ट्रामी, जिन्होंने पिछली फिल्म लिव फ्री और डाई हार्ड के लिए साउंड ट्रैक की रचना की थी, ए गुड डे टू डाई हार्ड के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट आए। बेल्ट्रामी ने पहले 3 फिल्मों से माइकल कामेन की सामग्री को फिर से अपने स्कोर में शामिल किया। बेल्ट्रामी के पास संगीत लिखने के लिए केवल 6 सप्ताह थे और संगीत रिकॉर्ड किए जाने के दौरान नए दृश्यों की शूटिंग अभी भी जारी थी। अंत में उन्होंने लगभग 120 मिनट का संगीत लिखा, जिसमें से 80 मिनट अंतिम फिल्म में शामिल हुए। 28 साउंड ट्रैक एल्बम 12 फरवरी 2013 को सोनी क्लासिकल द्वारा डिजिटल और खुदरा विक्रेताओं में जारी किया गया था। 29 इसमें 5 ऑर्केस्ट्रेटर शामिल थे: पीट एंथोनी, जॉन कुल, डाना न्यू, रोसाना गैलांटे, एंड्रयू किन्नी। स्कोर को बक सैंडर्स द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अतिरिक्त संगीत मार्कस ट्रम्प और ब्रैंडन रॉबर्ट्स द्वारा रचित किया गया था। 30 मुक्त करना विपणन 46 ट्रूस्पीड पोर्श GT3 2012 सुपर कप की एक रेस के दौरान, जो 2012 USGP के समर्थन के रूप में आयोजित की गई थी, 14 फरवरी 2013 को रिलीज की तारीख को बढ़ावा देते हुए 31 जनवरी 2013 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने फॉक्स लॉट के साउंड स्टेज 8 पर डाई हार्ड 1988 के एक दृश्य के भित्ति चित्र का अनावरण करके डाई हार्ड श्रृंखला की 25वीं वर्षगांठ पर एक विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद ए गुड डे टू डाई हार्ड की प्रीमियर स्क्रीनिंग दिखाई गई। 2 फिल्म की व्यावसायिक रिलीज से पहले यूरोप में 2 अतिरिक्त प्रीमियर आयोजित किए गए, एक बर्लिन, जर्मनी में 4 फरवरी को और दूसरा लंदन, इंग्लैंड में 7 फरवरी को। 31-32 ए गुड डे टू डाई हार्ड को सबसे पहले 6 फरवरी 2013 को इंडोनेशिया में व्यावसायिक रूप से रिलीज किया गया था और फिर 7 फरवरी को कुछ पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खोला गया था। थिएट्रिकल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को 13 फरवरी को रात के शो के लिए 2328 सिनेमाघरों में वितरित किया गया था। 33 चुनिंदा सिनेमाघरों ने ए गुड डे टू डाई हार्ड की राष्ट्रव्यापी रिलीज से पहले सभी डाई हार्ड फिल्मों का एक बार का विशेष मैराथन भी आयोजित किया। 34 जिसमें ब्रूस विलिस प्रशंसकों को धन्यवाद देने के लिए न्यूयॉर्क शहर में इनमें से एक मैराथन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। 35 इसके बाद फिल्म को 14 फरवरी को आईमैक्स थिएटरों सहित कुल 3553 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। 33 होम मीडिया इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है
और हटाया जा सकता है। दिसंबर 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। ए गुड डे टू डाई हार्ड को 4 जून 2013 को डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 36 एक विस्तारित कट है जो केवल ब्लूरे संस्करण पर उपलब्ध है। इसमें मॉस्को में एक लंबी कार का पीछा और कुछ अन्य थोड़े विस्तारित दृश्य है। यह लूसी को फिल्म से पूरी तरह से हटा देता है। हालांकि इस संस्करण से काटे जाने के बावजूद विंस्टेड का नाम अभी भी अंतिम क्रेडिट में दिखाई देता है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। ए गुड डे टू डाई हार्ड ने उत्तरी अमेरिका में 67, 349, 198 तथा अन्य क्षेत्रों में 237, 304, 984 की कुल कमाई की तथा विश्व भर में कुल 304, 654, 182 की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में ए गुड डे टू डाई हार्ड ने बुधवार 13 फरवरी 2013 को 2328 स्थानों पर अपनी रात के शो से अनुमानित $8,40,000 की कमाई की। 33 अगले दिन अतिरिक्त 1225 स्थानों पर फिल्म 239, 116 जमा करने में सफल रही, जो सेफ हेवन के पीछे 2 पर खुली। हालांकि पूरे 4 दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताहांत के लिए ए गुड डे टू डाई हार्ड 28, 640, 657 के साथ पहले स्थान पर खुला, जिससे उस समय इसकी कुल कमाई 36, 879, 773 हो गई। 37 विदेशों में ए गुड डे टू डाई हार्ड ने अपने पहले सप्ताहांत में 10, 860, 000 की कमाई की। उत्तरी अमेरिका की रिलीज 6 से 7 फरवरी से एक हफ्ते पहले चीनी नववर्ष की छुट्टी का फायदा उठाने के लिए 7 एशियाई बाजारों में 1182 स्थानों पर रिलीज हुई। फिल्म की ज्यादातर कमाई दक्षिण कोरिया से हुई। साथ ही फिल्म ने इंडोनेशिया में फॉक्स रिकॉर्ड और हांगकांग में सीरीज रिकॉर्ड भी बनाया। 38 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर 232 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 15% की स्वीकृति रेटिंग और 3.9/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, ए गुड डे टू डाई हार्ड एक कहानी वाली फ्रेंचाइज में सबसे कमजोर प्रविष्टि है और ब्रूस विलिस का मुस्कुराता हुआ व्यवहार भी एक घिसी-पिटी, प्रेरणाहीन स्क्रिप्ट को जीवंत नहीं कर सकता। 39 मेटाक्रिटिक पर 41 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 28 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 40 दोनों वेबसाइटों पर फिल्म को डाई हार्ड फिल्मों में सबसे कम रैंक मिली। सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जो फ्रेंचाइज का सबसे कम स्कोर है। 41 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने ए गुड डे टू डाई हार्ड को कुछ विस्तारित सेट पीस के रूप में वर्णित किया है, प्रत्येक अधिक विस्तृत और इसलिए किसी तरह पिछले की तुलना में कम रोमांचक, एक सरल दिमाग वाले कथानक और मुट्ठी भर आधी चतुर पंक्तियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि विशेष प्रभावों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जॉन मूर के निर्देशन, शैली की कमी की आलोचना की और लिखा कि हर वह चीज जिसने पहली डाई हार्ड को यादगार बनाया था, चरित्र की बारीकियां, राजनीतिक सबटेक्स्ट, काउबॉय की बुद्धि को कमजोर कर दिया गया है या पूरी तरह से मिटा दिया गया है। 42 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की, विशेष रूप से निर्देशन के बारे में, जिसके लिए वे कहते हैं कि मूर ने इन दृश्यों को इस तरह से निर्देशित किया है कि घटनाएं इतनी दूर की और अनिवार्य रूप से असहनीय लगती है कि आप केवल हंस सकते हैं। 43 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने फिल्म को 2/5 दिया और टिप्पणी की कि इसमें प्रेरणा की कमी थी और विलिस और कोर्टनी की ऑनस्क्रीन प्रतिद्वंद्विता लुभाने की तुलना में अधिक परेशान करने वाली थी। 44 एबर्ट की वेबसाइट पर रोजर एबर्ट की जगह खड़े रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 1.5 स्टार दिए, एक्शन दृश्यों की अविश्वसनीयता की आलोचना की, साथ ही श्रृंखला की अन्य फिल्मों की तुलना में मैकक्लेन और खलनायकों के लिए फिल्म में पर्याप्त चरित्र चित्रण की कमी की भी आलोचना की। उनका कहना है कि
मैकक्लेन से वास्तविक त्रिआयामी चरित्र के किसी भी वास्तविक निशान को हटा दिया गया है, और यह कि फिल्म हमें इनमें से किसी भी चरित्र के साथ थोड़ा भी जुड़ने का मौका नहीं देती है। 45 दुर्लभ सकारात्मक समीक्षाओं में द डेली टेलीग्राफ के लिए रॉबी कोलिन ने टिप्पणी की फिर भी भले ही सवारी अंत रुक जाती है, ए गुड डे टू डाई हार्ड अपने शुरुआती क्षणों में इतनी जोरदार थी कि गति के साथ फिनिश लाइन तक पहुंच गई। 46 न्यू इंग्लैंड मूवीज वीकली के लिए लिखते हुए डैनियल एम किमेल ने पाया कि यह फिल्म लाइव फ्री और डाई हार्ड से बेहतर है और कहा कि कार का पीछा करने वाला दृश्य प्रवेश शुल्क के लायक है। 3.55 रेटिंग के साथ किमेल ने अपनी समीक्षा को यह कहते हुए सारांशित किया, यह शायद श्रृंखला को समाप्त करने के लिए एक अच्छा दिन है, लेकिन यह एक एक्शन से भरपूर और मनोरंजक समापन है। 47 द ग्लोब एंड मेल के रिक ग्रोएन ने एक्शन दृश्यों की आलोचना करते हुए उन्हें गड़बड़ बताया, लेकिन अपनी समीक्षा को यह कहते हुए समाप्त किया कि फिल्म बिना किसी अनावश्यक शर्मिंदगी के फ्रेंचाइज को जारी रखती है। 48 टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल ने टिप्पणी की कि विलिस और कोर्टनी ने एक मजबूत अलग-थलग पारिवारिक जोड़ी बनाई और फिल्म में एक अच्छा शराब पीने का खेल दिखाया गया, जिसमें मैकक्लेन ने चलने के दौरान कितनी बार कहा, मैं छुट्टी पर हूं। 49 पुरस्कार 40वें पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स में ए गुड डे टू डाई हार्ड को पसंदीदा थ्रिलर मूवी के लिए नामांकन मिला। 50 इसे 2013 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पोस्टर, सर्वश्रेष्ठ टीजर पोस्टर और सर्वश्रेष्ठ प्रीशो थिएट्रिकल विज्ञापन के लिए नामांकित किया गया था। 51 वीडियो गेम फिल्म का वीडियो गेम रूपांतरण गोरॉयड द्वारा विकसित किया गया था और फॉक्स डिजिटल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे 14 फरवरी 2013 को एंड्रॉयड और iOS के लिए रिलीज किया गया था। 52 53 जैक और जॉन के फिर से मिलने पर इरीना अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आत्मघाती हमला करके हेलीकॉप्टर को इमारत में घुसाने की कोशिश करती है, जिसमें अब गोला बारूद खत्म हो चुका है। जॉन और जैक इमारत से कूदकर पानी के एक बड़े कुंड में गिर जाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे इरीना की मौत हो जाती है। सुलह होने के बाद जॉन और जैक अमेरिका वापस अपने घर लौट आते हैं और उत्साहित लूसी से पुनः मिलते हैं। गालना ब्रूस विलिस, NYPD जासूस जॉन मैकक्लेन, जय कर्टनी, CIA अधिकारी जॉन जैक मैकक्लेन जूनियर के रूप में, सेबेस्टियन कोच यूरी कोमारोव के रूप में, इरीना कोमारोवा के रूप में यूलिया स्निगिर, रेडिवोजे बुकविक एलिक, विक्टर चैग्रिन के रूप में सरगेई कोलेनिकोव, मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड लूसी मैकक्लेन के रूप में, कोल हॉसर CIA अधिकारी माइक कोलिंस के रूप में, लेफ्टिनेंट फॉक्सी के रूप में एल्डिस हॉज। हॉज ने पहले डाई हार्ड विद ए वेंजेंस में रेमंड कार्वर की भूमिका निभाई थी। अमौरी नोलास्को NYPD जासूस मर्फी के रूप में, मेगालिन इचिकुनवोक सुंदर रिपोर्टर के रूप में, पाशा डी लिचनिकॉफ रूसी कैब ड्राइवर, रोमन लुकनार एंटोन गनक्स्टा जोली MRAP ड्राइवर के रूप में। उत्पादन पूर्व उत्पादन 2010 में औपचारिक रूप से प्रोडक्शन की घोषणा की गई, जिसमें एक्समेन ऑरिजिन्स, वुल्वरिन और द ए-टीम के लेखक स्किप वुड्स को फिल्म के पटकथा लेखक के रूप में पुष्टि की गई। नोम मुर्रो को मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने 300 प्रीक्वल, 300 राइज ऑफ एन एम्पायर का निर्देशन करने के लिए प्रोडक्शन छोड़ दिया। बाद में जॉन मूर को उनकी जगह लेने के लिए चुना गया। 4 फिल्म का मूल शीर्षक डाई हार्ड 24/7 था। 5 मीडिया ने अनुमान लगाया कि यह फिल्म डाई हार्ड और 24 सीरीज के बीच एक क्रॉसओवर होगी, जिसमें किफर सदरलैंड जॉन मैकक्लेन के साथ जैक बाउर की अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 6 बाद में फिल्म का शीर्षक ए गुड डे टू डाई हार्ड बताया गया। 24 सीरीज से
किसी भी तरह की भागीदारी का कोई और उल्लेख नहीं करते हुए 14 फरवरी 2013 को रिलीज की तारीख के साथ 7 डलाई जैक मैकक्लेन की भूमिका के लिए कास्टिंग करते समय स्टूडियो ने कई अभिनेताओं पर विचार किया, जिनमें लियाम हेम्सवर्थ, आरोन पॉल और जेम्स बैज डेल शामिल थे। 8 अंततः ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जय कर्टनी पर बसने से पहले 9 मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड भी फिल्म में दिखाई दी। उन्होंने मैकक्लेन की बेटी लूसी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 10 हालांकि उनके सभी दृश्य विस्तारित रिलीज से काट दिए गए थे। 11 सेबेस्टियन कोच ने फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी यूरी कोमारोव की भूमिका निभाई। 12 जबकि यूलिया स्निगिर और कोल हॉसर ने माध्यमिक पात्रों इरीना और कोलिंस के रूप में अभिनय किया। 13 कलाकारों को अभिनेता अमौरी नोलास्को ने मैकक्लेन के दोस्त के रूप में। 14 पाशा डी लिचनिकॉफ ने एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में। 14 और मेगालिन इचिकुनवोक, एनी व्यालित्स्याना और इवान कामरस ने छोटी भूमिकाओं में पूरा किया। 15 फिल्माने अप्रैल 2012 में हंगरी में उत्पादन शुरू हुआ, जिसमें राजधानी बुडापेस्ट मास्को के लिए खड़ा था। 16 हजमास्कर के पास एक सैन्य शूटिंग रेंज का इस्तेमाल लाइव गोला बारूद की शूटिंग के लिए किया गया था। 18 जबकि वाहनों के स्टंट को मोग्योरोड में फॉर्मूला 1 रेसिंग सर्किट हंगरोरिंग में शूट किया गया था। 19 जुलाई 2012 में एक हवाई स्टंट की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और थोड़ी देरी के बाद शूटिंग फिर से शुरू हो गई। 20 फिल्म की दृश्य शैली बनाने में मूर चाहते थे कि कैमरा का काम लगभग पूरी तरह से हाथ से किया जाए, जिसमें 3-4 परफोरेशन 35 मिमी एरी 21 कैमरों का इस्तेमाल किया जाए जो लंबे लेंस से लैस हों ताकि करीबी क्लोजअप कैप्चर किए जा सके। क्योंकि मूर ने समझाया, मैकक्लेन एक अजीब दुनिया में है, उसके पर्यावरण पर बहुत कम या कोई प्रारंभिक नियंत्रण नहीं है। वह चीजों का अनुमान लगाने में असमर्थ है, जैसा कि वह सामान्य रूप से कर सकता है। वह अचंभित है और हम चाहते हैं कि कैमरा उस आश्चर्य और भ्रम की नकल करे। 22 मूर ने कैमरे पर फिल्म के जितने संभव हो सके उतने प्रभाव बनाने का विकल्प चुना, केवल तत्वों को बढ़ाने या पृष्ठभूमि में पेंट करने के लिए दृश्य प्रभावों का उपयोग किया। 22 जॉन मूर, जन्म 1 जनवरी 1970, एक आयरिश फिल्म निर्देशक और निर्माता है, जिनकी कृतियों में एक्शन युद्ध फिल्म बिहाइंड एनिमी लाइन्स और ए गुड डे टू डाई हार्ड शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मूर का जन्म आयरलैंड के डंडालक में हुआ था और उन्होंने रैथमाइंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई की, जहां उन्होंने मीडिया आर्ट्स में डिग्री हासिल की। अपना कोर्स पूरा करने के बाद मूर को वाकई लगा कि वे फिल्म के माध्यम में काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद यह तुरंत बदल गया। आजीविका। स्नातक होने के बाद उन्होंने आयरलैंड में लघु फिल्मों की एक श्रृंखला लिखी और निर्देशित की। इनमें से कई लघु फिल्में पिछले कुछ वर्षों में आयरिश टीवी नेटवर्क पर दिखाई गई है, और इस दौरान मूर ने क्लिंग फिल्म्स नामक एक आयरिश आधारित प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों का निर्देशन किया, जिसमें ड्रीमकास्ट का लॉन्च विज्ञापन भी शामिल है, जिसे 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इतना प्रभावशाली पाया कि उन्होंने उन्हें बिहाइंड एनिमी लाइन्स के लिए $17 मिलियन BTL का बजट दिया। आज तक मूर ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए 5 फिल्में बनाई है: बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2001, फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स 2004, द ओमेन 2006, मैक्स पायने 2008 और ए गुड डे टू डाई हार्ड 2013। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद बिहाइंड एनिमी लाइन्स और द ओमेन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $35 मिलियन से कम की कमाई की, जो फिल्म के बजट से बहुत कम थी। एक डीवीडी पर पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री में उन्हें सेट पर कई बार क्रू को डांटते हुए दिखाया गया है। मैक्स पायने को भी ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली। ए गुड डे टू डाई हार्ड को भी ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली।
सितंबर 2008 में मूर अपनी फिल्म मैक्स पेन के प्रमाणन को लेकर एमपीए के साथ विवाद में उलझे हुए थे। एमपीए ने शुरू में फिल्म को आर रेटिंग दी थी, जिसके खिलाफ मूर ने तर्क दिया। फिल्म को फिर से संपादित किया गया और 1 महीने बाद रेटिंग को बदलकर PG-13 कर दिया गया, थिएटर में वितरण से ठीक पहले। मूर को एक्समेन द लास्ट स्टैंड के साथ साथ फ्राइडे द 13th का निर्देशन करने के लिए भी माना गया था। 2007 में मूर ने अपनी पॉइंट रोड प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से द बुक ऑफ लॉस्ट थिंग्स के रूपांतरण का निर्देशन करने के अधिकार प्राप्त किए। तब से अधिकार समाप्त हो गए हैं। 3. व्यक्तिगत जीवन। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। जॉन मूर, निर्देशक, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। अगस्त 2017। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। मूर की पार्टनर फियोना कॉनन है, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, जिनसे उनकी मुलाकात आयरलैंड में अपने करियर की शुरुआत में एक इंडस्ट्री फ्रेंड के जरिए हुई थी। उनका एक बच्चा है, बज। परिवार अमेरिका में रहता है और कभी-कभी आयरलैंड जाता है। 2015 में मूर ने घर लौटने की इच्छा जताई, लेकिन हॉलीवुड में उनके काम की प्रकृति ने इसे अव्यवहारिक बना दिया। 4. मूर ने सितंबर 2004 में BBC को बताया कि वह ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह धार्मिक या आध्यात्मिक है, तो मूर ने जवाब दिया, फिल्म फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स की वह पंक्ति क्या है? धर्म लोगों को विभाजित करता है, आध्यात्मिकता उन्हें साथ लाती है। खैर, मुझे लगता है कि धर्म खतरनाक है, लेकिन आवश्यक है, और इसे नकारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता और धर्म को विभाजित करना एक अकादमिक तर्क है जो वास्तविक दुनिया में काम नहीं आता। 5. 2013 में मूर ने शराब के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। 2008 से वह शराब से दूर है, जिसे वे मैक्स पेन के प्रचार कार्य को पूरा करने के बाद शराब पीने की तीव्र अवधि के रूप में वर्णित करते हैं। 6. 17 अगस्त 2006 को विलिस का नाम लॉस एंजल्स टाइम्स के एक विज्ञापन में आया, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह की निंदा की गई थी, और 2006 के इजराइल-लेबनान युद्ध में इजराइल का समर्थन किया गया था। 116 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में विलिस ने कहा कि मिट रोमनी के बारे में उनकी राय नकारात्मक है। 117 डिस्कोग्राफी। स्टूडियो एल्बम। शीर्षक एल्बम, विवरण शीर्ष चार्ट स्थितियां प्रमाणपत्र। अमेरिका 118 US। RB HH 119 UK। 120 ब्रूनो की वापसी। रिलीज तिथि 20 जनवरी 1987। लेबल मोटाउन। प्रारूप LP CD 1427-4। RIA गोल्ड 121। MC प्लेटिनम 122। BPI सोना 123। यदि यह आपको नहीं मारता, तो यह आपको और अधिक शक्तिशाली बनाता है। रिलीज 1989। लेबल मोटाउन। प्रारूप LP CD। संकलन अतिथि उपस्थिति 1986। मूनलाइटिंग साउंड ट्रैक गुड लविन। 1991। हडसन हॉक साउंड ट्रैक स्विंगिंग ऑन ए स्टार और साइड बाय साइड, दोनों डैनी एलो के साथ युगल गीत। 2000। द होल 9 यार्ड्स साउंड ट्रैक 10th एवेन्यू टैंगो। 2001। क्लासिक ब्रूस विलिस, द यूनिवर्सल मास्टर्स कलेक्शन, पॉलीग्राम इंटरनेशनल, OCLC 7,11,24,889। 2003।
रगरेट्स गो वाइल्ड साउंड ट्रैक, क्रिसी हाइंडे के साथ बिग बैड कैट और लस्ट फॉर लाइफ। 2008 नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट, ब्लूज ट्रैवलर, ट्रैक फ्री विलिस, अंकल बॉब्स मशीन शॉप के पीछे की बातें। एकल शीर्षक वर्ष शीर्ष चार्ट स्थितियां। व्यक्तिगत जीवन। कोर्टनी ने 2013 में अलग होने से पहले 8 साल तक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री जेमा प्रणीता को डेट किया। 34 2015 से 2022 तक उन्होंने एडिलेड में जन्मी मेकी डेंट को डेट किया। 35 कोर्टनी के शरीर पर रस्सी, खोपड़ी और कुत्ते सहित कई टैटू है। उनकी सुसाइड स्क्वाड की सहकलाकार मार्गोट रॉबी ने कोर्टनी को 2 टैटू बनवाए हैं, जिसमें रॉबी के गृह राज्य क्वींसलैंड के लिए एक संक्षिप्त नाम QLD शामिल है, जो स्टेट ऑफ ओरिजिन की शर्त हारने के बाद बना है। साथ ही एक टैटू भी है जिसमें फिल्म में उनके काम को याद करने के लिए स्क्वाड लिखा है। 36 एक पूर्व धूम्रपान करने वाले। उन्होंने 2019 में कहा कि उन्होंने सालों पहले धूम्रपान छोड़ दिया था। 37 कोर्टनी ने अपने डेब्यू एल्बम व्हेन फ्रेंड्स डाई इन एक्सीडेंट्स के पिंच हिटर गीत ऑल ऑफ ए सरेन पर बैकिंग वोकल्स दिए। 38 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009 स्टोन ब्रदर्स एरिक। 2012 हीट आदमी पर काबू पाना चार्ली। 2013 मरने के लिए एक अच्छा दिन CIA एजेंट जॉन जैक मैकक्लेन जूनियर। 2014 में फ्रैंकस्टीन गिदोन। विभिन्न एरिक कोल्टर। गुंडागर्दी जिम मेलिक नामांकित। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक भूमिका के लिए फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। अभंग ह्यूग कप कपरनेल। जल द्रष्टा लेफ्टिनेंट कर्नल सिरिल ह्यूजेस। 2015 द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट एरिक कोल्टर। टर्मिनेटर जेनेसिस काइल रीज। परास्त आदमी डेविन रॉबर्ट्स। 2016 आत्मघाती दस्ता जॉर्ज डिगर हार्कनेस बटा कैप्टन बूमरैंग। अपवाद कैप्टन स्टीफन ब्रांट। 2019 तूफान लड़का टॉम हाइडवे टॉम। एलिटा बैटल एंजेल जशुगन अमान्य। सेम्पर फाई अधिकारी क्रिस कैल कैलाहन। एस विज। 2020 100% भेरिया फ्लैशहार्ट आवाज। ईमानदार चोर एजेंट जॉन निवेंस। 2021 आत्मघाती दस्ता जॉर्ज डिगर हार्कनेस बटा कैप्टन बूमरैंग। झटका जस्टिन। 2022 ब्लैक साइट रेमंड मिलर। वाल्टर ब्रूस विलिस जन्म 19 मार्च 1955, एक सेवानिवृत्त अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा सीरीज मूनलाइटिंग 1985 से 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की और 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। डाई हार्ड फ्रेंचाइज 1988 से 2013 में जॉन मैकक्लेन के चित्रण के लिए एक एक्शन हीरो के रूप में पहचान हासिल की। 1-2 विलिस की अन्य फिल्मों में द लास्ट बॉय स्काउट 1991, पल्प फिक्शन 1994, 12 मंकीज 1995, द फिफ्थ एलिमेंट 1997, आर्मगेडन 1998, द सिक्स्थ सेंस 1999, अनब्रेकेबल, द होल नाइन यार्ड्स दोनों 2000, टीयर्स ऑफ द सन 2003, सिन सिटी 2005, द एक्सपेंडेबल्स, रेड दोनों 2010, लूपर 2012 और ग्लास 2019 शामिल है। अपने करियर के अंतिम वर्षों में उन्होंने कई कम बजट वाली डायरेक्ट टू वीडियो फिल्मों में अभिनय किया जिन्हें खराब प्रतिक्रिया मिली। विलिस 2022 में वाचाघात के कारण सेवानिवृत्त हुए और 2023 में उन्हें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेशिया का पता चला। 3 एक गायक के रूप में विलिस ने 1987 में अपना पहला एल्बम द रिटर्न ऑफ ब्रूनो रिलीज किया। उसके बाद 1989 और 2001 में 2 और एल्बम जारी किए। उन्होंने 2015 में मिस्री के स्टेज रूपांतरण में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। विलिस ने अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं,
जिसमें एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड शामिल है। उन्हें 2006 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। विलिस की फिल्मों ने उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन और $3 बिलियन के बीच कमाई की है, जिससे वह 2010 में 8वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अग्रणी अभिनेता बन गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाल्टर ब्रूस विलिस का जन्म 19 मार्च 1955 को इदरोबरस्टीन में हुआ था, जो उस समय पश्चिम जर्मनी था। 4 उनकी मां मार्लीन, 5 जर्मन थीं, कैसल से, 6 और उनके पिता डेविड विलिस एक अमेरिकी सैनिक थे। उद्धरण वांछित, उनकी एक छोटी बहन फ्लोरेंस और 2 छोटे भाई रॉबर्ट, मृत और डेविड है। 7 1957 में सेना से छुट्टी मिलने के बाद उनके पिता परिवार को अपने गृहनगर कार्निज पॉइंट, न्यू जर्सी में स्थानांतरित कर दिया। विलिस ने अपनी पृष्ठभूमि को ब्लू कॉलर लोगों की लंबी लाइन के रूप में वर्णित किया है। 8 उनकी मां एक बैंक में काम करती थी और उनके पिता एक वेल्डर, मास्टर मैकेनिक और फैक्ट्री वर्कर थे। 9 विलिस हकलाते हुए बोलते थे। 8 उन्होंने कार्निज पॉइंट टाउनशिप में पेंस ग्रोव हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके सहपाठियों ने उन्हें बकबक उपनाम दिया। 10 11 विलिस ड्रामा क्लब में शामिल हो गए और पाया कि मंच पर अभिनय करने से उनका हकलाना कम हो गया। अंततः उन्हें छात्र परिषद का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1973 में पेंस ग्रोव से स्नातक किया। 9 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद विलिस ने सलेम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। 12 और डीपवाटर में ड्यूपॉन्ट चेम्बर्स वर्क्स कारखाने में चालक दल के सदस्यों को ले जाया। 13 उन्होंने एक निजी अन्वेषक के रूप में काम करने के बाद अभिनय की ओर रुख किया। उद्धरण वांछित, एक भूमिका जिसे उन्होंने बाद में कॉमेडी ड्रामा सीरीज मूनलाइटिंग और एक्शन कॉमेडी फिल्म द लास्ट बॉय स्काउट में निभाया। विलिस ने मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में ड्रामा प्रोग्राम में दाखिला लिया। 14 जहां उन्हें कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के प्रोडक्शन में कास्ट किया गया। उन्होंने 1977 में स्कूल छोड़ दिया और न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में मैनहट्टन के विभिन्न नाइट स्पॉट्स में बारटेंडर के रूप में काम किया, जिसमें कामिकेज, कैफे सेंट्रल और चेल्सी सेंट्रल शामिल थे। 15 16 जबकि वे हेल्स किचन पड़ोस में रहते थे। 17 आजीविका। 1980 का दशक, मूनलाइटिंग, डाई हार्ड और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। 1989 में 61वें अकादमी पुरस्कार समारोह में विलिस को टेलीविजन सीरीज मूनलाइटिंग 1985 से 1989 में डेविड एडिसन जूनियर के रूप में लिया गया था। इस पद के लिए 3000 अन्य अभिनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की। 18 साइबिल शेफर्ड के साथ मूनलाइटिंग में उनकी अभिनीत भूमिका ने उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। शो के 5 सीजन के दौरान उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड और टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 8 शो की सफलता की ऊंचाई के दौरान पेय निर्माता सीग्राम ने विलिस को अपने गोल्डन वाइन कूलर उत्पादों के लिए पिचमैन के रूप में काम पर रखा था। 19 विज्ञापन अभियान ने विलिस को 2 वर्षों में US $5.7 मिलियन का भुगतान किया। 1987 में विलिस को ब्लेक एडवर्ड्स की फिल्म ब्लाइंड डेट में अपनी पहली मुख्य भूमिका मिली, जिसमें किम बेसिंगर और जॉन लारोक्वेट के साथ सहकलाकार थे। 8 एडवर्ड्स ने उन्हें सनसेट 1988 में वास्तविक जीवन के काउबॉय अभिनेता टॉम मिक्स की भूमिका निभाने के लिए फिर से कास्ट किया। उसी वर्ष उन्होंने जॉन मैकक्लेन के रूप में डाई हार्ड 1988 में एक एक्शन भूमिका में अभिनय किया। 8 उन्होंने फिल्म में अपने अधिकांश स्टंट खुद किए। 21 और फिल्म ने दुनिया भर में 138, 708, 852 की कमाई की। 22 डाई हार्ड के साथ अपनी सफलता के बाद
विलिस ने वियतनाम के दिग्गज एमेट स्मिथ के रूप में ड्रामा इन कंट्री में एक प्रमुख भूमिका निभाई और लुक हुज टॉकिंग 1989। 1980 के दशक के अंत में विलिस ने एक रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में मध्यम सफलता का आनंद लिया। पॉप ब्लूज का एक एल्बम रिकॉर्ड किया, द रिटर्न ऑफ ब्रूनो, जिसमें पॉइंटर सिस्टर्स की विशेषता वाला हिट सिंगल रेस्पेक्ट योरसेल्फ शामिल था। 25 एलपी को स्पाइनल टैप जैसी रॉक्यूमेंट्री पैरोडी द्वारा बढ़ावा दिया गया था, जिसमें वुडस्टॉक सहित प्रसिद्ध कार्यक्रमों में विलिस के प्रदर्शन के दृश्य शामिल थे। उन्होंने ड्रिफ्टर्स के गीत अंडर द बोर्डवॉक का एक संस्करण दूसरे एकल के रूप में जारी किया। यह यूके सिंगल्स चार्ट पर नंबर 2 पर पहुंच गया, लेकिन अमेरिका में कम सफल रहा। विलिस कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लौटे। 26 1990 का दशक, डाई हार्ड सीक्वल, पल्प फिक्शन और नाटकीय भूमिकाएं। डाई हार्ड में जॉन मैकक्लेन की भूमिका निभाकर प्रमुख व्यक्तिगत सफलता और पॉप संस्कृति प्रभाव प्राप्त करने के बाद विलिस ने सीक्वल डाई हार्ड 2 1990 और डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 में अपनी भूमिका दोहराई। 8 डाई हार्ड श्रृंखला की इन पहली 3 किस्तों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $700 मिलियन से अधिक की कमाई की। 27 और विलिस को हॉलीवुड के एक्शन सितारों की पहली रैंक पर पहुंचा दिया। उद्धरण वांछित, एक समय पर डाई हार्ड 2 और घोस्ट, जिसमें विलिस की तत्कालीन पत्नी डेमी मूर ने अभिनय किया था, बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 और नंबर 2 स्थानों पर काबिज होंगी, एक उपलब्धि जो 2024 तक किसी विवाहित हॉलीवुड जोड़े के लिए फिर से हासिल नहीं होगी। 28 29 1990 के दशक की शुरुआत में विलिस के करियर में थोड़ी गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने द बोनफायर ऑफ द वेनिटीज 1990 और हडसन हॉक 1991 जैसी फ्लॉप फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उन्हें द लास्ट बॉय स्काउट 1991 से बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। उन्हें स्ट्राइकिंग डिस्टेंस 1993 से ज्यादा सफलता मिली, लेकिन कलर ऑफ नाइट 1994 के साथ फिर से फ्लॉप हो गए। आलोचकों ने इसे बहुत बुरा माना, लेकिन होम वीडियो मार्केट में इसने अच्छा प्रदर्शन किया और 1995 में यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा किराए पर ली गई शीर्ष 20 फिल्मों में से एक बन गई। 30 मैक्सिम ने फिल्म में उनके सेक्स सीन को भी फिल्म इतिहास में सर्वश्रेष्ठ माना। 31 1994 में विलिस ने क्वेंटिन टारनटिनो की प्रशंसित पल्प फिक्शन के एक भाग में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। 8 फिल्म की सफलता ने उनके करियर को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपने लुक हुज टॉकिंग सहकलाकार जॉन ट्रेवोल्टा के साथ अभिनय किया। 32 1996 में वे कार्टून ब्रूनो द किड के कार्यकारी निर्माता और स्टार थे, जिसमें उनका एक सीजीआई प्रतिनिधित्व था। उसी वर्ष उन्होंने माइक जज की एनिमेटेड फिल्म बीविस एंड बटहेड डू अमेरिका में अपनी तत्कालीन पत्नी डेमी मूर के साथ अभिनय किया। फिल्म में वह मरी ग्रिम्स नामक एक शराबी अपराधी की भूमिका निभाते हैं, जो गलती से जज के शीर्षक पात्रों को अपनी पत्नी डलास मूर द्वारा आवाज दी गई को मारने के लिए भेजता है। हालांकि 1990 के दशक के अंत में उनका करियर एक और मंदी में चला गया। द जैकाल, जो नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, मरकरी राइजिंग और ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस जैसी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा नकार दिया गया। साथ ही ब्रॉडवे ब्रॉलर के निर्माण में भी विस्फोट हुआ, एक पराजय जो केवल माइकल बे निर्देशित आर्मगेडन की सफलता से बची, जिसमें विलिस ने असफल उत्पादन के मुआवजे के रूप में अभिनय करने पर सहमति व्यक्त की थी और जो दुनिया भर में 1998 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 33 34 उसी वर्ष उनकी आवाज और समानता को प्लेस्टेशन वीडियो गेम एपोकेलिप्स में दिखाया गया था। 35 1999 में विलिस ने एम नाइट श्यामलन की फिल्म द सिक्स्थ सेंस -2000 विलिस को 2002 में हेस्टी पुडिंग थिएट्रिकल के मैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। विलिस जून 2007 में लाइव फ्री और डाई हार्ड के प्रीमियर में। 2000 में विलिस ने फ्रेंड्स में अपने काम के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए एमी 36 जीता, जिसमें उन्होंने रॉस गेलर की बहुत छोटी प्रेमिका के पिता की भूमिका निभाई थी।
37 फ्रेंड्स में उनके काम के लिए उन्हें 2001 के अमेरिकी कॉमेडी अवार्ड टीवी सीरीज श्रेणी में सबसे मजेदार पुरुष अतिथि उपस्थिति में के लिए भी नामांकित किया गया था। 2000 में ही विलिस ने मैथ्यू पेरी के साथ द होल 9 यार्ड्स में जिमी द ट्यूलिप टुडेस्की की भूमिका निभाई। 38 और डिज्नी की द किड में एमिली मॉर्टिमर के साथ रस डूरिच की भूमिका निभाई। 39 विलिस को मूल रूप से ओशियंस 11 2001 में टेरी बेनेडिक्ट के रूप में लिया गया था, लेकिन एक एल्बम की रिकॉर्डिंग पर काम करने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। 40 2005 में वे सिन सिटी के फिल्म रूपांतरण में दिखाई दिए। 2006 में उन्होंने ओवर द हेज में आरजे द रैकून के रूप में अपनी आवाज दी। 2007 में वे डबल फीचर ग्रिंडहाउस के प्लेनेट टेरर भाग में खलनायक एक उत्परिवर्ती सैनिक के रूप में दिखाई दिए। यह सिन सिटी के बाद निर्देशक रॉबर्ट रोड्रिगेज के साथ विलिस का दूसरा सहयोग था। विलिस अपने करियर के दौरान कई बार लेट शो विद डेविड लेटरमैन में दिखाई दिए। 26 फरवरी 2003 को जब डेविड लेटरमैन को उनके शो में अतिथि के रूप में शामिल होना था, तो उन्होंने बीमार डेविड लेटरमैन की जगह ली। 41 शो में अपनी कई प्रस्तुतियों में विलिस ने विस्तृत चुटकुले पेश किए, जैसे कि सेंट्रल पार्क के गेट के सम्मान में एक दिन के रंग का नारंगी सूट पहनना, हैरी व्हिटिंगटन शूटिंग के बाद अपने चेहरे के एक तरफ नकली पक्षी की गोली के घाव बनाना, या केवल 20 सेकंड के लिए पानी के नीचे रहने का रिकॉर्ड डेविड ब्लेन की पैरोडी तोड़ने की कोशिश करना। 12 अप्रैल 2007 को वे फिर से दिखाई दिए, इस बार संजय मालाकार विग पहने हुए। 25 जून 2007 को अपनी उपस्थिति में उन्होंने अपने स्वयं के काल्पनिक वृत्तचित्र एन अनपीलिंग हंच एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ पर एक वर्ड प्ले के बारे में एक मजाक के साथ अपने सिर पर एक मिनीपवन टरबाइन पहना था। 43 विलिस जापानी सुबारू लिगेसी टेलीविजन विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। 44 इसके साथ जुड़ते हुए सुबारू ने विलिस के सम्मान में सुबारू लिगेसी टूरिंग ब्रूस बैज के साथ लिगेसी की एक सीमित रन बनाई। विलिस सैमुअल एल जैक्सन के साथ 5 फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 1993 की नेशनल लैम्पून्स लोडेड वेपन 1, 1994 की पल्प फिक्शन, 1995 की डाई हार्ड विद ए वेंजेंस, 2000 की अनब्रेकेबल और 2019 की ग्लास, और दोनों अभिनेता ब्लैक वाटर ट्रांजिट में साथ काम करने वाले थे, इससे पहले कि वे बाहर हो जाते। विलिस ने अपनी सबसे बड़ी बेटी रूमर के साथ 2005 की फिल्म होस्टेज में भी काम किया। 2006 में वह शेरोन स्टोन के साथ क्राइम ड्रामा फिल्म अल्फा डॉग में दिखाई दिए। 2007 में वह थ्रिलर परफेक्ट स्ट्रेंजर में हैल बेरी के साथ दिखाई दिए। 45 विलिस को निर्देशक ओलिवर स्टोन की पिंकविले में अमेरिकी सेना के जनरल विलियम आर पियर्स की भूमिका निभानी थी, जो 1968 के माई लाई नरसंहार की जांच के बारे में एक नाटक था। 46 हालांकि 2007 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण फिल्म को रद्द कर दिया गया था। विलिस 2008 के ब्लूज ट्रैवलर एल्बम नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने फ्री विलिस रूमिनेशंस फ्रॉम बिहाइंड अंकल बॉब्स मशीन शॉप ट्रैक पर एक इंस्ट्रूमेंटल ब्लूज रॉक जैम पर एक स्पोकन वर्ड परफॉर्मेंस दी। 2009 की शुरुआत में वे बीमा कंपनी नॉर्विच यूनियन के नाम को बदलकर अवीवा करने के प्रचार के लिए एक विज्ञापन अभियान में दिखाई दिए। 47 2010 के दशक विलिस 2010 में द एक्सपेंडेबल्स के सहकलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ 2010 तक विलिस प्रमुख भूमिका में 8वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता थे और सहायक भूमिकाओं सहित 12वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता थे। 49 विलिस ने केविन स्मिथ द्वारा निर्देशित 2010 की कॉमेडी कॉप आउट में ट्रेसी मॉर्गन के साथ अभिनय किया, जो एक बेसबॉल कार्ड की चोरी की जांच कर रहे 2 पुलिस जासूसों के बारे में थी। 50 विलिस गोरिल्लाज के गीत स्टाइलो के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 51 इसके अलावा 2010 में
वह पूर्व प्लेनेट हॉलीवुड के सहमालिकों और 80 के दशक के एक्शन सितारों सिल्वेस्टर स्टेलोन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में एक कैमियो में दिखाई दिए। विलिस ने CIA एजेंट मिस्टर चर्च की भूमिका निभाई। तीनों ने 24 अक्टूबर 2009 को एक खाली चर्च में अपना दृश्य फिल्माया। 52 विलिस ने अगली बार रेड में अभिनय किया, जो इसी नाम की कॉमिक बुक मिनी सीरीज का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने फ्रैंक मोसेस की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 15 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। 53 विलिस ने मूनराइज किंगडम 2012 में बिल मरे, एडवर्ड नॉर्टन और फ्रांसिस मैकडोरमैंड के साथ अभिनय किया। 2011 में वेस एंडरसन के निर्देशन में रोड आइलैंड में फिल्मांकन हुआ। 54 विलिस द एक्सपेंडेबल्स 2012 में एक विस्तारित भूमिका में लौटे। 55 वह साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूपर 2012 में जोसेफ गॉर्डन लेविट के साथ गॉर्डन लेविट के चरित्र, जो कि पुराने संस्करण के रूप में दिखाई दिए। विलिस ने डेविड बैरेट द्वारा निर्देशित फायर विद फायर नामक फिल्म में 50 सेंट के साथ मिलकर काम किया, जिसमें जोश डुहमल और रोसारियो डावसन के साथ अभिनय किया। यह एक फायरमैन के बारे में है जिसे अपने जीवन के प्यार को बचाना चाहिए। 56 विलिस ने स्टीफन फ्रीयर्स द्वारा निर्देशित ले द फेवरेट में विंस वॉन और कैथरीन जेटा जोन्स के साथ भी काम किया, जो लास वेगास की कॉकटेल वेट्रेस के बारे में है, जो एक कुलीन पेशेवर जुआरी बन जाती है। 57 दोनों फिल्मों को लायंसगेट एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया था। जय स्टीफन कर्टनी 1/2 जन्म 15 मार्च 1986, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। सिडनी में जन्मे और पलेब्रे कर्टनी ने अपने करियर की शुरुआत एक किशोर के रूप में फिल्म और टेलीविजन में छोटी भूमिकाओं से की और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से अभिनय की पढ़ाई की। हॉलीवुड परियोजनाओं में शुरुआती सहायक भूमिकाओं के बाद उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज 2014 से 2015 में डंटलेस नेता एरिक कूल्टर, टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में काइल रीज और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों सुसाइड स्क्वाड 2016 और द सुसाइड स्क्वाड 2021 में सुपरविलेन कैप्टन बूमरैंग की भूमिका निभाकर पहचान हासिल की। एक भ्रष्ट ऋण संग्रहकर्ता और स्वतंत्र फिल्म बफेलोएड 2019। कोर्टनी की अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में हॉलीवुड फिल्में आई फ्रैंकस्टीन 2014, अनब्रोकन 2014 और द एक्सेप्शन 2016, ऑस्ट्रेलियाई फिल्में फेलोनी 2014, द वाटर डिवाइनर 2014, स्टॉर्म बॉय 2019 और 100% वुल्फ 2020 और टेलीविजन सीरीज स्टेटलेस 2020, द टर्मिनल लिस्ट 2022 और केलिडोस्कोप 2023 शामिल है। उन्होंने मेलबर्न थिएटर कंपनी के मैकबेथ 2017 के निर्माण में शीर्षक चरित्र को भी चित्रित किया और ऑस्ट्रेलियाई रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला द समिट 2023 की मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन। कोर्टनी का जन्म 15 मार्च 1986 को सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में हुआ था और वे चेरीब्रुक के उपनगर में पलेबरे। 3 उनके पिता क्रिस एक सरकारी बिजली कंपनी में काम करते थे और उनकी मां करेन गेल्स्टन पब्लिक स्कूल में शिक्षिका थीं, जहां कोर्टनी और उनकी बड़ी बहन छात्राएं थीं। कोर्टनी रग्बी खेलते थे और वहां ड्रामा क्लब में हिस्सा लेते थे। 4 इसके बाद उन्होंने चेरीब्रुक टेक्नोलॉजी हाई स्कूल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 2008 में स्नातक किया। 5, 6, 7 कॉलेज में रहते हुए कोर्टनी ने बैले का कोर्स किया और फेल हो गए। 8 आजीविका। 2016 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कोर्टनी। प्रारंभिक कार्य 2005 से 2013। कोर्टनी की पहली भूमिका 2005 में आई शॉर्ट फिल्म बॉयज ग्रामर में थी, जिसमें डैनियल फेउरिगेल और एडम जे. येंड ने भी अभिनय किया था। 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज पैक्ड टू द रफ्टर्स में एक भूमिका निभाई, फिर लोकप्रिय ऑल सेंट्स कॉमेडी फीचर टू हेल एंड बॉर्के और कई लघु फिल्मों में अतिथि भूमिका निभाई।
2010 में उन्होंने स्पार्टाकस ब्लड एंड सैंड में 10 एपिसोड के लिए वरो का किरदार निभाया। इससे पहले 2012 में टॉम क्रूज के साथ जैक रीचर में और ब्रूस विलिस के साथ ए गुड डे टू डाई हार्ड में जॉन मैकक्लेन के बेटे जैक की भूमिका निभाई थी। 9, 10, 11, 2014 में वे आई फ्रैंकस्टीन और फेलोनी फिल्मों में दिखाई दिए। 12, डाइवर्जेंट और उससे आगे 2014 वर्तमान। कोर्टनी ने साइंस फिक्शन फिल्म डाइवर्जेंट 2014 में डंटलेस गुट के नेताओं में से एक एरिक की भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में उन्होंने अनब्रोकन में ह्यूग कपरनेल और द वाटर डिवाइनर में लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूजेस की भूमिका निभाई। 13, कोर्टनी ने डाइवर्जेंट की अगली कड़ी इंसर्जेंट में एरिक की भूमिका को दोहराया, जिसे मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 14, उसी वर्ष उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस में मुख्य पात्रों में से एक काइल रीज की भूमिका निभाई। उन्होंने इंसर्जेंट और टर्मिनेटर जेनेसिस पर एक साथ काम किया। 15, टर्मिनेटर जेनेसिस को प्रतिकूल समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। 16, मार्च 2015 में कोर्टनी ने 2016 डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म सुसाइड स्क्वाड में कैप्टन बूमरैंग की भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। 18, आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। द वाशिंगटन पोस्ट के माइकल ओसुलिवन ने लिखा कि कोर्टनी अपनी भूमिका में मुश्किल से पंजीकृत है। 19, 20, 21, इसके बावजूद यह व्यावसायिक रूप से सफल बॉक्स ऑफिस पर चली। 22, 2017 में कोर्टनी ने मेलबर्न थिएटर कंपनी के मैकबेथ के निर्माण में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया। 23, नाटक की समीक्षा करते हुए सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के कैमरन वुडहेड ने उनकी कविता की अपूर्ण कमान पर प्रकाश डाला। 24, 2019 आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई। कोर्टनी के प्रदर्शन ने भी प्रशंसा प्राप्त की। रोजरेबर्ट.com की शीला ओमेली ने कहा कि उन्होंने चरित्र को बहुत ही शानदार और भयावह तरीके से निभाया है। 25, कोर्टनी ने अगली बार थ्रिलर फिल्म ऑनेस्ट थीफ में एक भ्रष्ट FBI एजेंट की भूमिका निभाई, जो अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई थी। 26, द रैप के अलोंसो डुराल्ड ने खलनायक की भूमिका में उनकी प्रभावशीलता की प्रशंसा की। 27, कोर्टनी ने सुसाइड स्क्वाड में कैप्टन बूमरैंग की भूमिका को दोहराया, जो सुसाइड स्क्वाड का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है। 28, फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के साथ अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था। 29, कर्टनी एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैक साइट के साथ साथ थ्रिलर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट और केलिडोस्कोप वर्किंग टाइटल जिगसॉ के तहत में अभिनय करने के लिए तैयार है। 30, 31, 32, 33, विलिस ने अपनी सबसे प्रसिद्ध भूमिका जॉन मैकक्लेन को 5वीं बार ए गुड डे टू डाई हार्ड में दोहराया, जो 14 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी। 58, एक साक्षात्कार में विलिस ने कहा, डाई हार्ड के लिए मेरे दिल में एक गर्म जगह है। यह सिर्फ 25 साल से अधिक समय तक एक ही चरित्र को निभाने में सक्षम होने की विशुद्ध नवीनता है, और फिर भी वापस बुलाया जाना मजेदार है। फिर से एक फिल्म करना और खुद से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करना बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है, जो कि मैं डाई हार्ड में करता हूं। मैं हर बार अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। 59, 12 अक्टूबर 2013 को विलिस ने एक संगीत अतिथि के रूप में कैटी पेरी के साथ सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 60, 2015 में विलिस ने ब्रॉडहर्स्ट थिएटर में लॉरी मेटकाफ के साथ विलियम गोल्डमैन के स्टीफन किंग के उपन्यास मिस्री के रूपांतरण में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। उनके प्रदर्शन को आमतौर पर आलोचकों द्वारा नकारा गया था, जिन्होंने इसे खाली और निष्क्रिय कहा था। 61, विलिस 29 जुलाई 2018 को प्रसारित एक कार्यक्रम में कॉमेडी सेंट्रल द्वारा रोस्ट का विषय थे। 62, विलिस ने 2019 की फिल्म द लेगो मूवी द सेकंड पार्ट में एक कैमियो में खुद की भूमिका निभाई। 63, 2020 का दशक
गंभीर गिरावट, स्वास्थ्य समस्याएं और सेवानिवृत्ति। अपने करियर के अंतिम वर्षों में विलिस ने कई कम बजट की स्वतंत्र थ्रिलर और विज्ञान कथा फिल्मों में अभिनय किया। 64 उन्होंने मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंपनियों एमेट फुर्ला ओएसिस, जिसने विलिस अभिनीत 20 फिल्मों का निर्माण किया, और 308 एंटरटेनमेंट इंक के साथ काम किया। 65 अधिकांश फिल्मों को डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया और व्यापक रूप से आलोचना की गई। 64 गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स, जो वर्ष की सबसे खराब फिल्मों और प्रदर्शनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है, ने उस वर्ष रिलीज हुई 8 फिल्मों में विलिस की भूमिकाओं के लिए 2021 की फिल्म में सबसे खराब ब्रूस विलिस प्रदर्शन एक समर्पित श्रेणी बनाई। 66 एस्क्वायर के क्रिस नशावती ने डायरेक्ट टू वीडियो फिल्मों को पुराने अभिनेताओं के लिए एक लाभदायक सुरक्षित बंदरगाह के रूप में वर्णित किया। 67 फिर भी उन्होंने फिल्मों की प्रचार सामग्री में भारी भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपमानजनक उपनाम गीजर टीजर मिला। 69 फिल्मों पर काम करने वालों ने बाद में कहा कि विलिस भ्रमित दिखाई दिए, उन्हें समझ में नहीं आया कि वे वहां क्यों हैं और उन्हें ईयरपीस के जरिए संवाद सुनाने पड़े। 65 आउट ऑफ डेथ 2021 के लिए विलिस के सेट पर आने से कुछ दिन पहले पटकथा लेखक बिल लॉरेंस को उनकी भूमिका कम करने और उनके संवाद संक्षिप्त करने का निर्देश दिया गया था। निर्देशक माइक बर्न्स को फिल्मांकन के एक ही दिन में विलिस के सभी दृश्य पूरे करने के लिए कहा गया था। 65 30 मार्च 2022 को विलिस के परिवार ने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वाचाघात का पता चला था, एक विकार जो आमतौर पर मस्तिष्क के उस क्षेत्र को नुकसान के कारण होता है जो भाषा की अभिव्यक्ति और समझ को नियंत्रित करता है। 71 गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स ने अपनी विलिस श्रेणी को वापस ले लिया, यह मानते हुए कि किसी ऐसे व्यक्ति को रेजी देना अनुचित है जिसका प्रदर्शन किसी चिकित्सा स्थिति से प्रभावित था। 72 अपनी सेवानिवृत्ति के समय विलिस ने रिलीज की प्रतीक्षा में 11 फिल्में पूरी कर ली थीं। 70 73 74 16 फरवरी 2023 को विलिस के परिवार ने घोषणा की कि उन्हें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का पता चला है। 75 मेयो क्लिनिक के फ्लोरिडा कैंपस के एक न्यूरोलॉजिस्ट ग्रेग डे के अनुसार लक्षणों में भाषा और समझ में कठिनाई और निर्देशों की गलत व्याख्या शामिल है। 76 एक बयान में परिवार ने कहा कि विलिस की हालत बढ़ गई है और संचार के साथ चुनौतियां बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। 77 उन्होंने उम्मीद जताई कि विलिस पर मीडिया का ध्यान बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। 78 व्यावसायिक गतिविधियां विलिस के पास लॉस एंजिल्स और न्यू जर्सी के पेंस ग्रोव में घर है। वह ट्रंप टॉवर 79 और मैनहट्टन के रिवरसाइड साउथ में अपार्टमेंट भी किराए पर लेते हैं। 2000 में विलिस और उनके व्यापारिक साझेदार अर्नोल्ड रिफकिन ने चेन एंटरप्राइजेज नामक एक मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। उन्होंने 2007 में लाइव फ्री या डाई हार्ड के बाद कंपनी को पूरी तरह से रिफकिन द्वारा चलाने के लिए छोड़ दिया। 81 वह हैली, इडाहो में द मिंट बार और द लिबर्टी थिएटर सहित कई छोटे व्यवसायों के भी मालिक है और अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ प्लेनेट हॉलीवुड के पहले प्रमोटरों में से एक थे। 82 विलिस और अन्य अभिनेताओं को एक कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना के माध्यम से उनकी उपस्थिति और समर्थन के लिए भुगतान किया गया था। 83 2009 में विलिस ने कंपनी में 3.3% स्वामित्व के बदले में बेलवेडियर एसे के सोबिस्की वोदका का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बनने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 84 2018 में विलिस हंगेरियन ब्रांड हेल एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। 85 86 व्यक्तिगत जीवन जून 2006 में विलिस के अभिनय रोल मॉडल गैरी कूपर, रॉबर्ट डी नीरो, स्टीव मैकक्वीन और जॉन वेन है। 87 वह बाएं हाथ के है। 88 वह अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स के ब्रेंटवुड पड़ोस में रहते हैं। 89
21 नवंबर 1987 को विलिस ने गोल्डन नगेट लास वेगास में डेमी मूर से शादी की। 20 दिसंबर को जोरे ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो बर्बैंक के साउंड स्टेज पर लगभग 450 मेहमानों के लिए दूसरा रिसेप्शन आयोजित किया। 91 उनकी 3 बेटियां हैं, रूमर बी 1988, 92 स्काउट बी 1991, 93 और तल्लुल्लाह बी 1994। 94 विलिस और मूर ने 24 जून 1998 को अलग होने की घोषणा की। 95 उन्होंने 18 अक्टूबर 2000 को तलाक के लिए अर्जी दी। 96 और उसी दिन बाद में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 97 98 तलाक के बारे में विलिस ने कहा, उन्होंने इस स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए अभिनेता विल स्मिथ को श्रेय दिया। 19 उन्होंने मूर और उनके बाद के पति अभिनेता एश्टन कुचर दोनों के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखी है और उनकी शादी में शामिल हुए थे। 99 विलिस की सगाई अभिनेत्री ब्रुक बर्न्स से हुई थी, लेकिन 10 महीने साथ रहने के बाद 2004 में उनका ब्रेकअप हो गया। 18 उन्होंने 21 मार्च 2009 को तुर्क और कैकोस में मॉडल एमा हेमिंग से शादी की। 100 मेहमानों में उनकी 3 बेटियां, साथ ही मूर और कुचर शामिल थे। यह समारोह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, इसलिए जोरे ने 6 दिन बाद बेवर्ली हिल्स में एक नागरिक समारोह में फिर से शादी की। जोरे की 2 बेटियां हैं, एक का जन्म 2012 में हुआ, 101, और दूसरी का जन्म 2014 में हुआ। 102 सैन्य हिट सितंबर 2003 में अपने यूएसओ दौरे के दौरान इराक के तिक्रित में ब्रिगेडियर जनरल अल्बर्ट ब्रायन जूनियर और 4th इन्फेंट्री डिवीजन के तैनात सैनिकों से मिलते हुए विलिस। अपने फिल्मी करियर के दौरान विलिस ने इन कंट्री, द सीज, हार्ट्स वॉर, टीयर्स ऑफ द सन, ग्रिंडहाउस और जीआई जो रिटेलिएशन जैसी फिल्मों में कई सैन्य किरदार निभाए हैं। विलिस एक सैन्य परिवार में पले बड़े। विलिस ने यूनाइटेड स्टेट्स सशस्त्र बलों को गर्ल स्काउट कुकीज दान की है। 2002 में विलिस की तत्कालीन 8 वर्षीय बेटी तल्लुल्लाह ने सुझाव दिया कि वह सैनिकों को भेजने के लिए गर्ल स्काउट कुकीज खरीदे। विलिस ने कुकीज के 12,000 डिब्बे खरीदे और उन्हें उस समय पूरे मध्य पूर्व में तैनात यूएसएस जॉन एफ कैनेडी और अन्य सैनिकों पर सवार नाविकों को वितरित किया गया। 103 2003 में विलिस ने यूएसओ दौरे के एक भाग के रूप में इराक का दौरा किया और अपने बैंड द एक्सेलेरेटर्स के साथ सैनिकों के लिए गीत गाए। 104 विलिस ने दूसरे इराक युद्ध से लड़ने में मदद करने के लिए सेना में शामिल होने पर विचार किया, लेकिन अपनी उम्र के कारण वह डर गए। 105 ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आतंकवादी नेताओं ओसामा बिन लादेन, अयमान अल-जवाहिरी या अबू मुसाब अल-जरकावी को सौंपने वाले किसी भी गैरलड़ाकू को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी। हालांकि वैनिटी फेयर के जून 2007 के अंक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बयान काल्पनिक रूप से दिया गया था और इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। विलिस ने युद्ध की कवरेज के लिए मीडिया की भी आलोचना की है। उन्होंने शिकायत की है कि प्रेस युद्ध के नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। मैं इराक गया क्योंकि जब मैं वहां था तो मैंने देखा कि सैनिक, ज्यादातर युवा बच्चे, इराक में लोगों की मदद कर रहे थे, बिजली को फिर से चालू करने में मदद कर रहे थे, अस्पतालों को खोलने में मदद कर रहे थे, पानी को फिर से चालू करने में मदद कर रहे थे, और आप समाचारों में ऐसा कुछ भी नहीं सुनते हैं। आप सुनते हैं, आज एक संख्या में लोग मारे गए, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय है। यह उन युवा पुरुषों और महिलाओं पर थूकने जैसा है जो इस देश की मदद के लिए लड़ रहे हैं। 106 धार्मिक मान्यताएं। विलिस एक लूथरन थे। 107 लेकिन कहते हैं कि अब वे इसका पालन नहीं करते। जुलाई 1998 में जॉर्ज पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, सामान्य रूप से संगठित धर्म, मेरी राय में, मरते हुए रूप है। वे सभी बहुत महत्वपूर्ण थे जब हम नहीं जानते थे कि सूर्य क्यों घूमता है, मौसम क्यों बदलता है, तूफान क्यों आते हैं,
या ज्वालामुखी क्यों होते हैं? आधुनिक धर्म आधुनिक पौराणिक कथाओं का अंतिम चरण है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बाइबल की शाब्दिक व्याख्या करते हैं। शाब्दिक। मैं यह नहीं मानना चाहता कि यह तरीका है। और यही बात अमेरिका को कूल बनाती है, आप जानते हैं। 108। जब हॉलीवुड डॉट टीवी के एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वे हॉलीवुड से कैसे जुड़े रहते हैं, तो विलिस ने कहा, मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए। 109। राजनीतिक दृष्टिकोण। 1988 में विलिस और उनकी तत्कालीन पत्नी डेमी मूर ने 1988 के राष्ट्रपति चुनावों में तत्कालीन डेमोक्रेटिक मैसाचुसेट्स के गवर्नर माइकल डुकाकिस के राष्ट्रपति अभियान के लिए प्रचार किया। हालांकि 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को फिर से चुनाव में समर्थन दिया और बिल क्लिंटन के मुखर आलोचक थे। 1996 में उन्होंने क्लिंटन के रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी बॉब डोल का समर्थन करने से इनकार कर दिया क्योंकि डोल ने फिल्म स्ट्रिप्टीज में उनकी भूमिका के लिए डेमी मूर की आलोचना की थी। 110। विलिस 2000 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में एक आमंत्रित वक्ता थे। 111। और उन्होंने उस वर्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश का समर्थन किया। 19। 2006 में विलिस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कोलंबिया में नशीली दवाओं की तस्करी को समाप्त करने के लिए उस देश में अधिक व्यापक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। 112। कई साक्षात्कारों में विलिस ने कहा है कि वह शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों के लिए बढ़े हुए वेतन का समर्थन करते हैं और वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पालन पोषण प्रणाली और मूल अमेरिकियों के साथ उसके व्यवहार से निराश है। 110। 113। विलिस ने बंदूक के अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा, हर किसी को हथियार रखने का अधिकार है। यदि आप कानूनी बंदूक मालिकों से बंदूकें छीन लेते हैं, तो केवल बुरे लोग ही बंदूकें रखेंगे। 114। फरवरी 2006 में जब विलिस अपनी फिल्म 16 ब्लॉक्स के प्रचार के लिए मैनहट्टन में थे, उनसे बुश प्रशासन पर उनकी राय पूछी गई। विलिस ने जवाब दिया, मैं इस बकवास सवाल का जवाब देने से थक गया हूं। मैं सिर्फ एक रिपब्लिकन हूं। जहां तक मैं एक छोटी सरकार चाहता हूं, मैं कम सरकारी हस्तक्षेप चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मेरे और आपके पैसे और कर के पैसे पर बकवास करना बंद करें, जिसका 50% हम हर साल देते हैं। मैं चाहता हूं कि वे वित्तीय रूप से जिम्मेदार हों और मैं चाहता हूं कि ये लानत मलामत करने वाले लॉबिस्ट वाशिंगटन से बाहर हो जाए। ऐसा करो और मैं कहूंगा कि मैं एक रिपब्लिकन हूं। मुझे सरकार से नफरत है, ठीक है। मैं अराजनीतिक हूं। इसे लिख लो। मैं रिपब्लिकन नहीं हूं। 115। विलिस ने 2008 के राष्ट्रपति अभियान में कोई योगदान या सार्वजनिक समर्थन नहीं दिया। जून 2007 के कई साक्षात्कारों में उन्होंने उल्लेख किया कि वे रिपब्लिकन विचारों से जुड़ी कुछ मान्यताओं को बनाए रखते हैं। 19। दोस्तों बात की जाए बजट की तो इसके जो आखिरी पार्ट 5वां पार्ट हमें देखने को मिला था जो कि तकरीबन 2013 में था। उस दौर इसका बजट लगभग 92 मिलियन का था और उस दौर के अंदर इसने लगभग 300 मिलियन से भी प्लस में कलेक्शन मूवी ने दिया था। तो फ्रेंचाइजी तो सुपर डुपर हिट रही थी, तो कंफर्म हमें अगला पार्ट देखने को मिलना था। बाकी मैंने अगले पार्ट की पूरी डिटेल आपको बताई दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।